प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 की कुछ विशेषताओं पर चर्चा की थी, आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम 1935 के अधिनियम की जो शेष विशेषताएं रह गई थी उस पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगली विशेषता 1935 के शासन अधिनियम की वह है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। विद्यार्थियों, जैसे 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी, इसी तरह 1919 के अधिनियम में भी इसका विस्तार कर दिया गया। उसी कड़ी में 1935 के अधिनियम में भी अंग्रेज़ों ने इसका विस्तार किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीति फूट डालो और राज करो की थी। इस कारण जिस प्रदूषित सांप्रदायिक प्रणाली को 1909 में मुसलमानों के लिए शुरू किया गया था, उसे 1935 में मुसलमानों सहित सिखों, भारतीय ईसाइयों, जमींदारों, पूंजीपतियों, मजदूरों और महिलाओं के लिए भी शुरू कर दिया गया। तो इसलिए विद्यार्थियों, संघीय विधानमंडल में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से 1/3 स्थान प्रदान किए गए इस अधिनियम के माध्यम से। तो इस विशेषता के अंतर्गत विद्यार्थियों स्पष्ट हो रहा है किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोए। जिस तरह 1909 के नियम में पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए व्यवस्था की, फिर 1919 में उसका विस्तार किया और फिर 1935 में भी इसमें विस्तार किया। अब बात करते हैं अगली विशेषता की, वो है गैर संप्रभु विधानमंडल। एक पूर्ण संप्रभु विधानमंडल, एक गैर संप्रभु विधानमंडल। पूर्ण संप्रभु विधानमंडल जो अपने निर्णय स्वयं कर सके, बाह्य और आंतरिक मामलों में जो अपने निर्णय स्वयं कर सके। लेकिन तत्कालीन जो स्थिति थी 1935 के अधिनियम में, वो एक तरीके से गैर संप्रभु विधानमंडल था, वो अपने आप में सर्वोच्च नहीं था। भारतीय विधानमंडल सर्वोच्च व्यवस्थापिका नहीं थी उस समय। वह ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती थी जो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता पर आघात करता हो, अर्थात ब्रिटिश जो संसद थी उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण ना करता हो। भारतीय विधानमंडल इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। सपरिषद आदेशों द्वारा ब्रिटिश संसद भारत के दैनिक प्रशासन और कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती थी। संक्षिप्त रूप से कहें विद्यार्थियों, तो सर्वोच्च ब्रिटिश संसद में सर्वोच्चता जो थी वो ब्रिटिश संसद में नहीं थी। वहाँ ब्रिटेन की जो संसद थी वो सर्वोच्च थी, न कि भारतीय विधानमंडल। भारतीय विधानमंडल में सर्वोच्चता नहीं थी। अधिनियम में विकास की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। 1935 के अधिनियम में विकास के मुद्दे पर भी कोई बात या कोई व्यवस्था नहीं की। इसी कारण से एटली ने कहा था कि अधिनियम भारत की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया। इस अधिनियम में भारत की जो राजनीतिक प्रगति के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, एक तरह से भारतीय जो विधानमंडल था वो गैर संप्रभु विधानमंडल कहलाया। सर्वोच्चता ब्रिटिश संसद की ही बनी रही। अगली विशेषता की बात करें अपने, तो वो है विद्यार्थियों विस्तृत एवं जटिल संविधान। 1935 का अधिनियम विद्यार्थियों एक विस्तृत और जटिल और अद्वितीय प्रलेख था, क्योंकि इसमें 451 अनुच्छेद और 15 अनुसूचियाँ थी। इसमें भारतीय राष्ट्रीय
मांगों और साम्राज्य हितों को मिलाने का प्रयास किया गया था। भारतीय राष्ट्रों के द्वारा जो मांग की जा रही थी और साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य के जो हित थे, उन दोनों को मिलाने का इस अधिनियम में प्रयास किया गया, जो कि नितांत बेमेल था। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इसमें संवैधानिक प्रश्नों की ओर संकेत करने के स्थान पर एक तरीके से परस्पर विरोधी तत्वों को मिलाया गया था। तो दूसरी ओर अनुदारवादिता और प्रत्यावादिकारिता का प्रतीक देशी रियासतें भी इसमें सम्मिलित की गई थी। तो एक तरीके से कहें कि 1935 के अधिनियम एक विस्तृत और जटिल संविधान की व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। अब अगली विशेषता पर जो हम चर्चा करते हैं विद्यार्थियों, वो है गृह शासन में परिवर्तन। जो होम रूल था उसमें काफ़ी परिवर्तन किए गए 1935 के अधिनियम के द्वारा, जिसको यहाँ अपन स्पष्ट करेंगे। जैसे प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी संस्थाओं की स्थापना से गृह शासन में परिवर्तन होना अपने आप में स्वाभाविक ही था। 1935 का जो अधिनियम था उसमें प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी, पूर्ण उत्तरदायी न होकर आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, जिसके कारण से गृह शासन में जो परिवर्तन होना था वह स्वाभाविक ही था। उदाहरण के रूप में देखें तो विद्यार्थियों, जब गवर्नर अपने मंत्रियों के परामर्श पर कार्य करते, तो यदि गवर्नर अपने मंत्रियों के परामर्श पर कार्य करते तो वे भारत सचिव के नियंत्रण से मुक्त थे। जो भारत सचिव का जो पद था उसके नियंत्रण से मुक्त थे। भारतीय प्रशासन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जो शक्ति थी वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। तो इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति किसको सौंपी गई? ब्रिटिश क्राउन को। परंतु यह परिवर्तन सैद्धांतिक रहा। व्यवहारिक नहीं, क्योंकि सम्राट अब भी भारत सचिव के परामर्श पर कार्य करता था। वह गवर्नर जनरल और गवर्नर को आदेश देता था। जब गवर्नर जनरल और गवर्नर अपने विशेष अधिकारों या व्यक्तिगत निर्णयों के अधीन कार्य करते तो वे भारत सचिव के अधीन होते थे। अखिल भारतीय सेवाएं, उनके वेतन एवं भत्ते उसी के अधीन थे और उसके लिए परामर्शदाताओं की व्यवस्था कर दी गई थी, जिनकी संख्या कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 हो सकती थी। तो इस प्रकार भारत सचिव परामर्शदाता से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं था। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस अधिनियम के तहत गृह शासन में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। अब विद्यार्थियों बात करते हैं अगली विशेषता पर, वो है प्रांतों का पुनर्गठन। प्रांतों का पुनर्गठन। प्रांतों का पुनर्गठन। अधिनियम ने बर्मा को भारत से पृथक कर दिया और उसके लिए एक पृथक संविधान का निर्माण किया गया। तो इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उसके लिए एक पृथक संविधान की व्यवस्था की गई। अदन को क्राउन कॉलोनी बनाकर औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया। बरार पर यद्यपि निजाम की नाम मात्र की संप्रभुता स्वीकार की गई, परंतु उसे मध्य प्रांत का अंग बनाकर
ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 कर दी गई। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को अन्य प्रांतों के समान दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों का पुनर्गठन किया गया, प्रांतों के पुनर्गठन की व्यवस्था की गई। इस प्रकार विद्यार्थियों, 1935 के अधिनियम की अगली विशेषता अविश्वास पर आधारित अधिनियम। 1935 का जो अधिनियम था वो अविश्वास पर आधारित अधिनियम रहा। 1935 का अधिनियम अविश्वास पर आधारित और अव्यवस्थित होने से अयथार्थ था। यह खोखला संविधान था। पंडित नेहरू के अनुसार यह एक ऐसा इंजन था जिसके चारों ओर ब्रेक्स थे, यानी कि अवरोध थे। जिन्ना के अनुसार यह सड़ी हुई, खराब और पूर्णतः अस्वीकृत योजना थी। इसी प्रकार यह अधिनियम उत्तरदायी सरकार का आज्ञापत्र नहीं था, यह एक तरीके से दासता का घोषणा पत्र था। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार देना तो दूर, इसमें भारतीय जनता का उल्लेख तक भी नहीं किया गया था। तो इस तरीके से विद्यार्थियों, इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं थी वो भारतीय के हितों में नहीं थी। अब विद्यार्थियों, अगली विशेषता पर चर्चा करें, वो है गवर्नर जनरल और गवर्नर को संकट काल की घोषणा का अधिकार। विद्यार्थियों, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि यदि प्रांत के प्रशासन को चलाना असंभव हो जाए तो वह घोषणा के द्वारा प्रांत के प्रशासन को 6 महीने के लिए अपने हाथ में ले सकता था। इसी तरह केंद्र में गवर्नर जनरल को संकटकालीन अधिकार प्रदान किए गए थे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 1935 के अधिनियम की जो शेष विशेषताएं रहेगी तो उस पर चर्चा की, जिसमें प्रमुख रूप से वो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। गैर संप्रभु विधानमंडल कहलाया एक तरीके से इसमें, यानी कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च थी, भारतीय विधानमंडल अपने आप में सर्वोच्च नहीं था। इसी तरह हमने बात की विस्तृत और जटिल संविधान। विस्तृत और जटिल संविधान की उसमें 451 अनुच्छेद, 15 अनुसूचियाँ थी। इसके साथ देखिए हमें गृह शासन में काफ़ी परिवर्तन हुए, क्योंकि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की व्यवस्था की गई और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की व्यवस्था की गई। प्रांतों का पुनर्गठन किया गया, जिससे बर्मा का निर्माण हुआ। अविश्वास पर आधारित अधिनियम किया गया, जिसमें जिन्ना ने और नेहरू ने इसकी आलोचना की। गवर्नर और गवर्नर जनरल को संकटकाल की घोषणा करने का अधिकार सौंपा गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय शासन में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले थे। मैं लगाऊँ, मैं भर दे, क्यों लगाओ? कल भर लेते चलो खूब। निकलेगी।